ठीक है, तो रेपो रेट हमने समझ लिया है। इसका जस्ट अपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट किस काम के लिए था? जब बैंक के पास पैसे की कमी है, जब बैंक को पैसा चाहिए, तो अब वो कहां जा रहा होगा? कॉल मनी। वो जा रहा होगा आरबीआई के पास। लेकिन अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो की। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सीधी बात है। मोटा मोटा हमने क्या समझा रेपो रेट में, कि जिस रेट पे बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, तो और ये कब चाहिए था? अच्छा, झोल क्या था कि उसमें हमें कोलेटरल की जरूरत थी, जो जल्दी कर भाई। ओके, अब हम थे रिवर्स रेपो रेट पे। तो ये हमें नाम से ही बता रहा है कि रेपो रेट का क्या होगा? रिवर्स होगा। रेपो रेट कब था? जब बैंक के पास पैसे की कमी थी। ये केस कब है? जब बैंक के पास क्या है? पैसे की एक्सेस है, मतलब मनी एक्सेस में है बैंक के पास, और इसका मतलब और कोई लोन लेने वाला है नहीं। तो अब मनी अगर उसके पास पड़ी हुई है, किसके पास? बैंक के पास, तो वो क्या करेगा? पड़ी हुई मनी का तो कुछ नहीं होना। तो बैंक, आरबीआई बैंक को एक ऑप्शन देता है। अच्छा, ये एक्चुअली में आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, मनी को मार्केट से सोखने के लिए, ताकि मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आ जाए। तो उसके लिए रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली में किया जाता है। तो वो बैंकों को एक फैसिलिटी देता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट कर सकता है आरबीआई के साथ। और ये जो ऑपरेशन है, ये जस्ट अपोजिट होता है रेपो के केस का। इस केस में क्या होता है? सेम उसी एग्जांपल से हम समझते हैं। रिवर्स है तो रिवर्स से ही हम समझेंगे। इस केस में क्या होता है? लेट्स से बैंक के पास क्या है? 100 रुपए एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा? ये 100 रुपए कौन ले लेगा? आरबीआई को। 100 रुपए किसको देगा? आरबीआई को। लेकिन वही केस, बैंक भी ऐसे आरबीआई के पास डिपॉजिट थोड़ी कर देगा। उसके बदले आरबीआई बैंक को क्या चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई बैंक को क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा बैंक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज देगा ना बैंक को, परचेज बाई बैंक। ठीक है, अब क्या होगा? आरबीआई बैंक को क्या देगा? ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने परचेज करी, अब यहां पर सेम वो जो पिछले वाला ही कंसेप्ट था, किसका? एग्रीमेंट का। इस बार भी एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट होगा? कि इस बार आरबीआई रीपरचेज करेगा किसको? उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। रीपरचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट एनहांस्ड रेट। एनहांस्ड रेट मतलब कुछ किसी रेट पे, बढ़े हुए रेट पे, कुछ इंटरेस्ट रेट पे। मतलब इस बार आरबीआई वापिस क्या खरीद लेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा कुछ इंक्रीज्ड रेट पे। और इस बार क्या होगा कि बैंक के पास जो 100 रुपए थे, वो वापिस बैंक के पास आ जाएंगे, लेट से 103 रुपए। और जो ये 3 रुपए हुए, ये क्या है? ये वो है जो आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया बैंक को, जो पैसा बैंक ने आरबीआई के पास जमा किया, या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपरचेज करी किसने? आरबीआई ने। एक बार बैंक को बेच के, तो उसके बदले में क्या दिया? आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया बैंक को। और ध्यान रखना, आरबीआई जो इंटरेस्ट, मतलब रिवर्स रेपो रेट हमेशा लेस होगा रेपो रेट से। मतलब वो तो सिंपल सी बात है भाई। जब बैंक लोन लेगा आरबीआई से, तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसका क्या नाम है? रेपो रेट। और जब आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक के पैसे पे, वो क्या है? रिवर्स रेपो रेट। देखने वाली बात यहाँ है सर, एक अच्छी बात। इस केस में हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम होगा रेपो रेट से, क्योंकि आरबीआई कभी भी नुकसान नहीं झेल पाएगी। जी सर, बताइए। बात ही आ गई, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट,
दोनों एक दूसरे के अपोजिट टूल हैं, जी सर। लेकिन दोनों अगर आप बढ़ावाएंगे, दोनों बढ़ेंगे तो दोनों हाँ, का इफेक्ट सेम होगा। उसका अब हम डिस्कशन करेंगे। ये तो हमने समझा है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एज ए मॉनेटरी टूल ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों समझ लिए, रेपो और रिवर्स रेपो, इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए भाई, देखो भाई, मैं दोनों को कंपैरेटिवली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफेक्ट सेम होगा। अभी समझाते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। आप देखो, आपको लग क्या रहा है कि दोनों अपोजिट हैं, तो मे भी इनका इफेक्ट अपोजिट होगा, लेकिन नहीं, या अपोजिट मे भी भाई एक जनरल कंसेंसस क्या बनता है, देखते ही मतलब क्विक रिस्पॉन्स क्या आता है, हाँ अपोजिट होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। रेपो में क्या हो रहा है, रेपो में क्या हो रहा है भाई, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कौन, आरबीआई, किससे, बैंक से। अगर रेपो बढ़ेगा, रेपो रेट लिखो सर, ओके, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई ज्यादा चार्ज करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, किस पे, जो बैंक लोन लेगा उस पे। इसका मतलब क्या होगा, लोन महंगे होंगे आरबीआई के द्वारा देने वाले। मतलब अब जो इंटरेस्ट के रूप में पैसा बैंक आरबीआई को देगा वो बढ़ेगा, सीधी बात है। अगर रेपो रेट बढ़ गया, मान लो पहले 4% था, पहले 4 रुपए आरबीआई के पास बैंक से जा रहे थे, अब अगर रेपो रेट बढ़ गया तो ज्यादा रुपए जाएंगे, मतलब बैंक के पास पैसा क्या हो रहा है, कम। मतलब लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम। या दूसरी बात करें, लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, कम। मतलब एक तरीके से, इस तरीके से रेपो रेट बढ़ाकर, ये हम बात करें रेपो रेट बढ़ाकर, आरबीआई ने क्या कर लिया, बैंक से क्या, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आरबीआई ने अपनाई, रेपो रेट बढ़ा के, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी का दूसरा नाम डियर मनी पॉलिसी। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं रिवर्स रेपो का। अच्छा, अब आपका डाउट, अच्छा ये इसका जस्ट उल्टा किसमें होगा, रेपो रेट घटाने पे। अच्छा, रिवर्स रेपो, इसको भी इंक्रीज करो। अच्छा, दोनों का हम इंक्रीज का केस ले रहे हैं। इस बार हमने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एक बार फिर से दोहराएं। बैंकों को ब्याज मिलेगा अच्छा, मतलब जिस बैंकों को अच्छा ब्याज, आरबीआई बैंकों को अच्छा ब्याज देगी। अब एक बात बताओ भाई, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जो वो बैंकों को देगी, तो अब बैंक ज्यादा लालायित होंगे, बैंक ज्यादा उत्सुक होंगे कि अपना पैसा किसके पास रखे, आरबीआई के पास। सीधी बात है भाई, सबसे सेफ ऑप्शन क्या है, आरबीआई। आरबीआई कहीं भागने वाला नहीं है। अगर उन्होंने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक टेंड टू डिपॉजिट मोर मनी विद आरबीआई। बस आरबीआई का काम हो गया, वो तो भी देगा तो इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसे, सीधी बात हो गई। अब अगर क्या कर दिया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, इसका मतलब अब बैंक वो क्या कर रहा है, बैंकों को कह रहा है कि भाई मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मेरे पास लाओ पैसा। और एक्चुअली में रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल ही किसके लिए किया जाता है, आरबीआई के द्वारा मार्केट से पैसा सोखने के लिए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हुआ भाई, बैंक ज्यादा पैसा किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास। मतलब एक तरीके से आरबीआई ने इस बार भी क्या कर लिया, आरबीआई ने क्या कर लिया, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर दिया। तो रिवर्स रेपो रेट का बढ़ना भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। तो समझ में आया आपको कि दिखने में जरूरी अपोजिट लग रहे थे, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं। मतलब हम अगर बीच में इनके समराइज करना चाहें तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि अगर लिक्विडिटी कम करनी है, मतलब लिक्विडिटी कम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरआर और ट्रिपल आर दोनों को ही बढ़ाना होगा। और अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, मतलब समझ रहे हो ना, घटानी है मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, बढ़ानी है मतलब एक्सपेंशनरी। इस केस में क्या करना होगा, रिवर्स रेपो रेट घटाने, मतलब
सेम तरीके जैसे सीआरआर और एसएलआर भी सेम तरीके से काम कर रहे थे एज ए मॉनेटरी टूल, सेम नहीं थे वो भी, कुछ तो उनमें डिफरेंस था। ये तो टेक्निकली एक दूसरे की डेफिनेशन में ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एज ए मॉनेटरी टूल ये सेम तरीके से काम आ रहे हैं आरबीआई के। ठीक है भाई, तो ये हमने समझ लिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या समझा, रेपो और रिवर्स रेपो। अच्छा, इनके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, रेपो रेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, इनके लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब बैंक के पास क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोलेटरल, तभी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे कोलेटरल होनी चाहिए, तभी आरबीआई क्या कर आरबीआई से वो लोन ले पाएंगे। ऐसे आरबीआई लोन नहीं देने वाला, वो मुंह उठा के चले गए कि लाओ भाई लोन दो और आरबीआई उनको लोन दे देगा, नहीं 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 नहीं। मतलब रेपो रेट का इस्तेमाल करने के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। लेकिन अगला जो हमारा टूल है वो रेपो रेट से ही निकल के आ रहा है, लेकिन वहां एक चीज नहीं है, मान लो बैंक के पास एडिक्वेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, बैंक के पास क्या नहीं है, एडिक्वेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, और उसको प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट भी कमाना है और उसको अपने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट भी करनी है, अपने बैलेंस अकाउंट्स अपनी बैलेंस शीट तो मेंटेन करके उसको रखनी है। तो पहली चीज है, बड़ी-बड़ी कंपनियां की तो अब इस केस में भी आरबीआई सोचता है यार बैंक तो अपने ही है भाई, बैंक डूबेगा उससे अच्छा क्या है कि आरबीआई उसको हेल्प करता है। लेकिन इस बार वो हेल्प करता है साथ में एक फटकार लगा के, जिसका नाम हम पेनल्टी से रिप्लेस करेंगे। तो अभी ये जो चीज मैं जिस बारे में चर्चा कर रहा हूं, ये हमारा अगला मॉनेटरी टूल है, पांचवा, जिसका नाम है एमएसएफ। क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अच्छा, इस केस में क्या करता है, ये भी भाई ओवरनाइट लोन ही है, जिस तरीके मतलब शॉर्ट टर्म लोन ही है जो आरबीआई बैंक को देता है, या हम कह सकते हैं कि बैंक को जब पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से लोन लेता है। लेकिन इस बार उसके पास एडिक्वेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तो इस बार वो एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका यूज कर सकता है, किसके लिए, लोन लेने के लिए। और ये जो एमएसएफ रहेगा हमेशा रेपो रेट वाला इंटरेस्ट। अच्छा, अब ऐसे थोड़ी है कि रेपो रेट वाले इंटरेस्ट पे दे देगा, फिर क्या फायदा हुआ। इस बार आरबीआई उसको लात लगाता है कि तू तो बैंक इस लायक भी नहीं है, इस लायक भी नहीं है कि तू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एडिक्वेट मेंटेन कर सके। अब तेरे को लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार तेरे को कुछ पेनल्टी लगेगी। तो वो क्या लगेगी, कुछ पेनल्टी रेट भी लगेगा, कुछ रेपो प्लस पेनल्टी रेट। और ये बैंक रेट, ये जनरली बैंक रेट के ही बराबर होता है। हाँ। और इसको ये फिलहाल 2 बेसिस पॉइंट चल रहा है। हाँ, 2 बेसिस पॉइंट, 2.5 बेसिस पॉइंट। ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। 25 बेसिस पॉइंट है भाई, आरबीआई की पुष्प देखिए। ओके, 25 बेसिस पॉइंट अभी करेक्ट हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, ये हमें समझना की कोई नीड नहीं है, हाँ बेसिकली हम याद कर सकते हैं। तो एमएसएफ क्या है, याद नहीं करें, ये सेम फैसिलिटी है जो आरबीआई प्रोवाइड करती है ओवरनाइट लोन्स के लिए, जिसमें बैंक यूज कर सकता है एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। और ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केवल 1% ऑफ एनडीटीएल ही हो सकती हैं। हाँ, मतलब ये इतने 2% वेबसाइट पर 2% है भाई साहब, 2% एनडीटीएल तक ही, मतलब 2% जो एनडीटीएल है बैंक का, उतना ही लोन ले सकती है बैंक, किससे, आरबीआई से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। ये नहीं है कि सारी एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे के लोन ले ले, 2% तक का लोन ले सकती है, 2% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ एसएलआर तक का लोन ले सकती है। एमएसएफ हमने समझ लिया, एमएसएफ हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा रेपो से। तो देखो, अब हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, रेपो, रिवर्स रेपो और अच्छा ये सेम काम करेगा किसकी तरह, रेपो की तरह, एज ए मॉनेटरी टूल, जिस तरीके से रेपो काम कर रहा था। लेकिन यहां आप समझ लेना कि एमएसएफ हमेशा ज्यादा होगा रेपो से, और रेपो हमेशा ज्यादा होगा रिवर्स रेपो से। रिवर्स रेपो तो फिलहाल कांस्टेंट है, तो ये एक आज के टाइम में कांस्टेंट है, वो ठीक है,
लेकिन मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि ये हमेशा होगा कि एमएसएफ हमेशा ज्यादा होगा रेपो रेट से, और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा। बुका में डेफिनेशन अलग अलग होंगे। ओके, हमने ये पढ़ लिया भाई, क्या पढ़ लिया, एमएसएफ पढ़ लिया। जो देखो एमएसएफ हम एक बात बोल सकते हैं कि सिमिलर है किसके, रेपो रेट के। तो एक रिवर्स रेपो रेट की भी एक सिमिलर चीज होनी चाहिए। वही हमारा अगला मॉनेटरी टूल है। ठीक है, अगला मॉनेटरी टूल हम देखते हैं। ये मैं पहले लिख के रखता हूं ऊपर, ये रेट तो हमेशा। अगला जो हमारा मॉनेटरी टूल है, ध्यान रखो भाई, अगला जो मॉनेटरी टूल है 6 नंबर का, वो कौन है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, देखो रेपो रिवर्स रेपो में किसकी जरूरत थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसके बिना वो नहीं हो सकती थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मस्ट थी उसमें। रेपो रेट के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बेचनी पड़ रही थी बैंक को, और रिवर्स रेपो के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ रही थी। यही केस था ना भाई, यही केस था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ रही थी। और एमएसएफ में हमने क्या बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है, वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनका यूज कर सकती है। मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका रूल खत्म कर दिया आरबीआई ने। ये किस लिए कर दिया, ताकि बैंकों को थोड़ी आसानी हो। सेम रिवर्स रेपो रेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, एसडीएफ। इसमें भी अगर सरप्लस फंड है किसके पास, सरप्लस फंड है किसके पास, बैंक के पास, तो वो डिपॉजिट कर सकता है आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास, और इस सरप्लस फंड पे उन्हें क्या मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी कोई नीड नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी कोई नीड नहीं है उन्हें। और इस बार ये जो रेट मिलेगा आरबीआई के पास, डिपॉजिट का जो रेट मिलेगा, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट का जो रेट मिलेगा, वो किससे ज्यादा होगा, वो किससे ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा। फिर मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से रेपो रेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, एमएसएफ था, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के काम कर रहा था। सेम यहाँ पे, अच्छा ये जो है ये नए टूल्स हैं, अभी आरबीआई ने अप्लाई करने शुरू करे हैं, पुराने टूल्स थे ये, रेपो एंड रिवर्स रेपो। और ये अच्छा, इसका काम सेम एज रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का काम क्या था भाई, रिवर्स रेपो का काम था मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने का। सेम काम कौन करता है, एसडीएफ करता है मार्केट से लिक्विडिटी को आफ्टर कोविड एब्जॉर्ब करने का। ये जो है ये आरबीआई ने यूज किया है कोविड, आफ्टर कोविड 2022, अप्रैल 2022, आफ्टर कोविड। क्यों, ताकि बैंकों को आसानी हो और मतलब सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए। और इस फटाफट, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव मॉनेटरी टूल्स हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लफड़ा भी खत्म कर दिया है। तो अब हमने देखो एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, 3 चीजें हो गई हैं भाई। और चौथी हमारे पास क्या आ गई, एसडीएफ। और एसडीएफ में जो रेट रहेगा वो किससे ज्यादा रहेगा भाई, एसडीएफ में जो रेट रहेगा वो किससे ज्यादा रहेगा, ज्यादा एसडीएफ में रेट कम रहेगा। वो उसमें होगा एमएसएफ में मार्जिनल का ज्यादा रेट रहेगा, एसडीएफ का कम रहेगा। कम मतलब, का मतलब जो रेपो रेट है ना उससे 2 नहीं, वो रेपो रेट की बात नहीं कर रहा मैं रिवर्स रेपो रेट से कंपेयर कर रहा हूँ। रिवर्स रेपो रेट का तो रिवर्स रेपो रेट तो यार 2022 के बाद ही कांस्टेंट कर रखी है वेबसाइट पे आरबीआई ने। ठीक है, तो भाई हमने क्या क्या समझ लिया है कि पहले रेपो था, इधर रिवर्स रेपो था, ये पुरानी चीजें थी। अभी मार्केट में नई नई चीजें आरबीआई ले आई है, जहां उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को के रोल को काफी हद तक कम कर दिया। इसके जैसा ही उन्होंने क्या ले आए हैं, वो एलएएफ और इधर एसडीएफ। अच्छा, इस केस में ध्यान रखो एलएएफ हमेशा ज्यादा होगा किससे, रेपो से। और इस केस में क्या होगा, एसडीएफ हमेशा ज्यादा होगा। सेम दोनों तरफ केसेस हैं, रिवर्स रेपो से। ठीक है, तो यहां है ना एक अच्छा, इनको मैं अगर सीक्वेंस में लगाना चाहूं तो मैं ऊपर वापस लगा रहा हूं। रिवर्स रेपो रेट सबसे लास्ट में चला जाएगा, यहां कौन सा आ जाएगा, एसडीएफ वाला रेट। और यहां कौन सा आ जाएगा, अपना रिवर्स रेपो रेट।
अच्छा, तो यहाँ कुछ टर्म्स डिफाइन हुई, टर्म्स हैं अपने पास, उनको एक बार लिख लेते हैं। दो टर्म्स है, ठीक है। एक है पॉलिसी रेट, एक क्या है, पॉलिसी रेट, जिसको आरबीआई कैसे डिफाइन करता है पॉलिसी रेट को, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट। मैंने डिस्कशन के शुरू में ही आपको बता दिया था कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा किससे, रिवर्स रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से। एक मिनट। और दूसरा टर्म है एलएएफ कॉरिडोर। एलएएफ कॉरिडोर की जहां तक बात है, इसको हम डिफाइन कर रखे हैं, इसकी अपर लिमिट मतलब अपर लिमिट इसकी होगी एमएसएफ वाला रेट, और इसकी लोअर लिमिट होगी एसडीएफ वाला रेट। मतलब ये दोनों हम एनालॉजी में पढ़ सकते हैं, एलएएफ और जिस तरीके से एलएएफ सिमिलर है रेपो के, उसी तरीके हाँ ठीक तो चल रहा है, ठीक है। एमएसएफ सिमिलर है रेपो के, एसडीएफ सिमिलर है ट्रिपल आर के, रिवर्स रेपो रेट के। सेम तरीके से अपना एलएएफ कॉरिडोर सिमिलर है पॉलिसी रेट के। इनका चीजें भी वही है, इसमें रेपो माइनस रिवर्स रेपो, तो रेपो के एनालोगस कौन है अपना एमएसएफ, रिवर्स रेपो के एनालोगस कौन है एसडीएफ। ये सारा हमने पढ़ लिया है। ये सारी जो चीजें हैं इनका आरबीआई आजकल मॉनेटरी पॉलिसी में यूज कर रही है। अच्छा, मैं फिर से बताता हूं, रेपो रेट का यूज किस लिए होता है, मार्केट में पैसा कम ज्यादा करने के लिए। रेपो रेट बढ़ा के घटा के मार्केट में पैसा कम ज्यादा हमने समझ लिया है। सेम तरीके से एमएसएफ रेट भी करा जाएगा। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ की अगर मैं बात करूं, पार्टिकुलरली आरबीआई यूज करती है मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। इनका यूज अगर हम बात करें पैसा बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, मतलब पैसा इंजेक्ट करने के लिए, इकोनॉमी में अगर पैसा इंजेक्ट करना है तो उसके लिए अगर मैं पूछूं तुम्हें कौन सा यूज किया जाएगा, तो रेपो यूज किया जाएगा। और अगर मैं बोलूं मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना है तो रेपो का भी यूज किया जाएगा और रिवर्स रेपो का, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो या एसडीएफ, रेपो या एमएसएफ, रिवर्स ठीक है। बैंक को खुद करा, ओके, खुद कराएगा तो इन सब से हमने बड़े ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बड़े शॉर्ट तरीके से करके समझ लिया है, ठीक है। तो हमने सारे मॉनेटरी टूल समझ लिए हैं। अब हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहे हैं सभी चीजों को। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की है, कौन कौन सी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। हर कोई भी टूल हो उसमें हमें समझना है कि क्या करके एक्सपेंशनरी होगा, क्या करके कॉन्ट्रैक्शनरी होगा। बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है। अच्छा, दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी का सोल पर्पज क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का सोल पर्पज हमारे पास जो है, बड़े ध्यान से सुनो भाई, फैसिलिटेट ग्रोथ प्लस कंट्रोल इन्फ्लेशन। यही काम है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इसके थ्रू मार्केट में पैसा रेगुलेट करके आरबीआई ग्रोथ को फैसिलिटेट करना चाहती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहती है, ठीक है। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन की बात करें, कंट्रोल करने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को घटेगा कब, जब मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा कब, जब मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जाएगा। सेम टू सेम अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बढ़ेगी कब, जब मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जाएगा। ग्रोथ घटेगी कब, जब मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार वापस मैं सारे रिवाइज करवा दे रहा हूं जितने भी टूल्स हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने मॉनेटरी टूल्स दो तरीके से कैटेगराइज कर दिए थे। टूल्स की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में करा रहा हूं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी हमने बात करी क्वांटिटेटिव टूल्स की। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने एक इक्वेशन समझी थी, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एम नोट, जिसमें हमने इन तीनों वेरिएबल्स के रिलेशन समझे थे कि अगर एम चेंज हो जाए, एम नोट चेंज हो जाए, या एम और एम नोट दोनों एक साथ चेंज हो जाए। तो सबसे पहला हमने समझा एम नोट अगर चेंज हो, दूसरा हमने समझा एम अगर चेंज हो, तीसरा हमने समझा अगर एम एंड एम नोट तीनों एक साथ चेंज हो। अगर एम नोट चेंज हो रहा था तो उस केस में हमने पढ़ा सबसे पहला अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन। एम अगर चेंज हो रहा है
तो उसके केस में हमने पढ़े CRR, SLR, M&M नोट चेंज हो रहे थे, तो हमने इसके केस में कई मॉनेटरी पढ़े, रेपो, रिवर्स रेपो, आपका MSF, आपका SDF। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 मॉनेटरी टूल्स हमने पढ़ लिए, सभी का हमने समझ लिया कि क्या घटाने से क्या बढ़ाने से, इन सब का हमें इफेक्ट देखना है कि घटाने से पैसा मार्केट में जा रहा है या बढ़ाने से पैसा मार्केट में क्या हो रहा है, वो सब हमने अच्छे से समझ लिया है। अभी उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कब फॉलो करेगी, किन पैरामीटर्स पे, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के पैरामीटर पे। तो मैं एक टेबल आपको समझा रहा हूं, उससे आपके फर्दर कंसेप्ट भी मेंस के लिए भी क्लियर हो जाएंगे, तो मेंस में आपको काम आने वाले हैं। तो ये टेबल बड़ी फटाफट से हम समझ लेते हैं। देखो, इधर मैं लिख रहा हूं ग्रोथ, इधर मैं लिख रहा हूं इन्फ्लेशन, और इधर मैं कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई अडॉप्ट करेगी। ठीक है, तो पहला मैं बना लेता हूं कि ग्रोथ इकोनॉमी में हाई है और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में लो है। ग्रोथ क्या है, हाई है, और इन्फ्लेशन लो है। तो भाई ये तो काफी आइडियल सिचुएशन है, इसमें तो एज इट इज चलता रहो भाई, जैसा है वैसा ही चलते रहो भाई। ग्रोथ अच्छी चाहिए हमें, इन्फ्लेशन हमें कम चाहिए, मतलब चीजों के रेट हमें कम चाहिए, और ग्रोथ अच्छी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय हो रहे हैं लोग, और गोल्डीलॉक्स, तो मतलब ये सबसे आइडियल कंडीशन है। गोल्डीलॉक्स बोलते हैं, ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, गोल्डीलॉक्स। ओके। दूसरी अगर हम बात करें, ग्रोथ लो है और इन्फ्लेशन हाई है। अच्छा, इस केस में नहीं, तो एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं ना, इन्फ्लेशन लो है और ग्रोथ भी लो है। अच्छा, इन्फ्लेशन लो है, ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ लो है। अगर ग्रोथ लो है तो इसके लिए क्या करेगी आरबीआई, मार्केट में पैसा भेजेगी ताकि ग्रोथ बढ़े, क्योंकि ग्रोथ कब बढ़ेगी वो अभी मैं एक सेकंड में समझा रहा हूं आपको। मार्केट में पैसा जाएगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ग्रोथ होगी एट द एंड। तो मतलब अगर यहाँ अपना डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ग्रोथ। अगर ग्रोथ लो है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ आरबीआई को क्या करना है, इंजेक्ट करनी है मनी। मतलब यहाँ क्या करेगी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी फॉलो करेगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तीसरा, इस केस में क्या है, ग्रोथ अच्छी है लेकिन इन्फ्लेशन हाई है। मतलब ये तो टिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में ये टिक था, इस केस में दोनों टिक थे। इस केस में दिक्कत कहां थी, ये तो टिक था, दिक्कत यहां थी, है ना। इसमें दिक्कत कहां है, यहां दिक्कत है। तो इन्फ्लेशन हाई है, तो अभी क्या करना है, आरबीआई का सोल पर्पज क्या है भाई, कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इसके लिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। आज भी एक लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी फॉलो करेगा। अच्छा, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन थे हमने बना लिए। एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा रह गया, जब ग्रोथ क्या हो जाए, लो हो जाए, और इन्फ्लेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए। इसको तो भाई 10 बार स्टार मार्क कर लेना। देखो अब आरबीआई क्या करेगी, ना वो कॉन्ट्रैक्शनरी अपना सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी अपनाएगी तो पहले ही ग्रोथ लो है और ग्रोथ लो हो जाएगी। अगर वो एक्सपेंशनरी अपनाएगी तो पहले इन्फ्लेशन हाई है और हाई हो जाएगा। मतलब ये तो वर्स्ट कंडीशन हो गई। क्या हो गई, ये वर्स्ट कंडीशन हो गई। इस केस में
आरबीआई इवन डोंट नो व्हाट टू अडॉप्ट। और इस केस में तो कोई कुछ नहीं जानता कि क्या किया जाए। इस केस में एक्चुअली सोल्यूशन ये होता है कि फिस्कल वित्तीय आपातकाल, फिस्कल पॉलिसी का यूज करना होगा इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। और ये जो कंडीशन है इसको पॉपुलरली कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। अच्छा, इसको मैं फिलिप्स कर्व के हिसाब से समझाना चाहूंगा। फिलिप्स कर्व आपको पता है, फिलिप्स कर्व में एक्चुअली होता ही है, फिलिप्स कर्व दर्शाता है अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, एक ये जो फिलिप्स कर्व है ये इनवर्स रिलेशन दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। ये कहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन द सेंस मार्केट में पैसा ज्यादा है। मार्केट में पैसा ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा है, या ग्रोथ ज्यादा है तो मतलब इंप्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है। इसीलिए इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन ये सभी कंडीशंस हम यहाँ कहीं ना कहीं प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये वाली कंडीशन जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, तो ये जो नॉन एक्सीडेटिंग इन्फ्लेशन, ये जो कंडीशन है ये क्या है? स्टैगफ्लेशन है। इस केस में जनरली होता क्या है? फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है किसके लिए? इसको टैकल करने के लिए। बाकी इस सिचुएशन में काफी गड़बड़ हो जाती है। इस सिचुएशन में कर्व है ना, इसमें नायडू पॉइंट जो ये पॉइंट यहाँ पे जब क्लियर होता है, जब आपने ठीक है, तो हमने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से कवर कर लिया। इससे बाहर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी अखबार में कुछ कुछ नई नई टर्म्स चलती रहती है, उन पे आप नजर रखिए। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये बहुत ही गहराई के साथ कवर किए गए हैं। और आरबीआई की वेबसाइट को आप यूज करिए, जैसे हमने एसडीएफ नहीं एमएसएफ के लिए जो ऑथेंटिक रेट है उसके लिए मैंने पहले 1% पढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने आरबीआई की साइट से चेक किया तो वो 2021 में 1% था, लेकिन अभी 2% कर दिया गया है। किसका? 2% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, तो आप सबसे जो हमारे साथी हैं विजय, जो आपको दिख नहीं रहे, उनने भी काफी हेल्प करी है इस वीडियो को बनाने में। सोर्स डेटा वगैरह उनने काफी अच्छे से वेरीफाई किया है। और भी कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिल जाएगा। बस बाय, थैंक यू। वीडियो में नाम ले लिया।